मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हो गई है। ठीक है। पहला अंग्रेज आ गया, हॉकिंस आ गया, टॉमस रो आ गया। इनकी बात हो गई थी। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो ये बात हो ही गई थी। ठीक है। महारानी की बात हो गई थी। तीन किले थे, फोर्ट सेंट जॉर्ज बम्बई और फोर्ट विलियम। ठीक है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं, इसको छोड़ो। तीन प्रेसिडेंसियों की स्थापना हुई। कौन कौन सी? मद्रास, बंगाल और बॉम्बे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बंगाल की। देख, हेडिंग डालो। बंगाल में अंग्रेजी प्रभुत्व। अब समझो इसको। यह है वापस देख, बंगाल की बात करें तो बंगाल जब भी मैं बंगाल की बात करूंगा ना, तो बंगाल का मतलब है बंगाल के साथ बंगाल तो है ही, बंगाल के साथ आपको ध्यान रखना है बिहार, और बिहार के साथ याद रखना है उड़ीसा। एक चीज। अब देखो, मुगल मुगल बादशाह बैठते थे दिल्ली में। ठीक है भाई। तो ये हमने राजधानी एक प्रकार से रख दी दिल्ली। अब दिल्ली से बहुत दूर है बंगाल, और बंगाल जो है एक प्रकार से उपजाऊ क्षेत्र। अब बंगाल में क्या होता था, देखो, मुगल काल में एक होता था केंद्र और एक होता था सूबा। सूबे को कहते थे प्रांत, जैसे अपने यहाँ प्रांत है। ये जो सूबा है, इस सूबे का प्रमुख होता था सूबेदार। ये हटा देते हैं। अब ये जो सूबेदार है, ये सूबेदार दो काम करेगा। एक, ये जो प्रशासन चलाएगा ना, इस प्रशासन को कहेंगे निजामती अधिकार। निजामती अधिकार का मतलब है प्रशासन से संबंधित अधिकार
निजामती अधिकार कहेंगे। एक होगा जिसे कहेंगे दीवानी। और ये जो दीवानी अधिकार है, ये दीवानी अधिकार जो है ये रेवेन्यू से संबंधित है। भाई पूरा प्रशासन किससे चलेगा? रेवेन्यू से चलेगा। तो ये रेवेन्यू अधिकार को क्या कहेंगे? दीवानी। ठीक है भाई, यहां तक ये समझ में आई। अब देखो, बंगाल की अगर बात करें तो 1707 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। इस समय बंगाल में एक व्यक्ति होता है जिसका जो पोस्ट होती है वो है दीवान। और दीवान की पोस्ट पर होता है, उसका नाम है मुर्शीद कुली खां। अब ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखशियर, रफीउद्दौला, रफीउद्दर्जात और एक व्यक्ति है जिसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला। रंगीला, देखो औरंगजेब का टाइम पीरियड अगर देखेंगे ना, औरंगजेब का टाइम पीरियड है 1658 से लेकर 1707, यानी मोटा मोटा देखें 50 साल। लेकिन औरंगजेब के बाद अगर देखें गौर से तो यहां एक मुगल बादशाह है जो 50 सालों तक शासन चला रहा है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 50 सालों में 8 मुगल बादशाह आ गए। कितने? 8। इसका मतलब गड़बड़ है। अब केंद्र से दूर जो भी हैं, दूर कौन है? तो केंद्र से जो भी दूर हैं वो है सूबा। तो ये सब अपने आप को स्वतंत्र करेंगे। और स्वतंत्र करने में सबसे पहला नाम जो आएगा वो आएगा आपका मुर्शीद कुली खां। अब देखो, अब यहां से कहानी दूसरी शुरू करता हूं। अब देखो, बंगाल, बंगाल में अंग्रेजी शासन का उदय। कल हमने बात की थी 1651 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाह शुजा। शाह शुजा की अनुमति से अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर ली। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि बंगाल पैसे वाला क्षेत्र है, अत्यंत उपजाऊ प्रदेश, सबसे समृद्ध प्रदेश। बोले कैसे? देखो, यहां नदियां हैं और नदियों का जो क्षेत्र होगा ना वो उपजाऊ होगा। एक तो ध्यान रखना। एक ये वाला जो बेल्ट है ना, ये कोस्टल है, तटवर्ती इलाका है। ठीक है। तो बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री शाह शुजा की अनुमति से बना ली। ठीक है भाई। अब आ जाओ, तो बंगाल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुर्शीद कुली खां। और मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के काल में 1700 में क्या बन गया? दीवान। दीवान का मतलब भू राजस्व। 1717 में इसे बंगाल का, तो पहले अगर गौर से देखोगे तो पहले कौन सी? भू राजस्व। और जब ये सूबेदार बन गया तो इसके पास दो पावर आ गई। एक तो आ गई साहब निजामती और एक आ गई दीवानी। इसने नवाब बनते ही सबसे पहले राजधानी ट्रांसफर करी ढाका से मुर्शिदाबाद। ठीक है। यानी कि बंगाल की पहली राजधानी क्या थी? ढाका। और ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई किसने? मुर्शिद। हेडिंग डालो। बंगाल में
अंग्रेजी सत्ता का विकास या बंगाल में अंग्रेजों का प्रभुत्व। लिख लिया, हेडिंग डालो मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां और लिखिएगा 1717 से 1727, 10 साल। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, तो 1717 से लेकर 1727 पैराग्राफ में लिखेंगे। लिखिए, मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में, मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में 1700 में 1700 में मुर्शीद कुली खां को मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान बनाया गया। बंगाल का दीवान बनाया गया। आगे चलकर 1717 में, आगे चलकर 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। इसे बंगाल का सूबेदार बना दिया गया। इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। ऐसे चार्ट बना लीजिए। द्वैत शासन आगे इसी से समझ में आएगा, है ना, एक दीवानी और एक निजामती। आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अब देखो, हम पढ़ रहे हैं बंगाल में एक है सूबेदार, और उस सूबेदार का नाम क्या है? मुर्शीद कुली खां। अब इसने क्या किया, सारा सिस्टम तो चलता है पैसे से। इसने क्या किया, बंगाल में एक व्यवस्था लागू की, और बंगाल में एक व्यवस्था लागू करी जिसे कहते हैं इजारेदारी। पहले समझो,
सपोज करो कि ये क्षेत्र है, ये मुगल बादशाह है, बादशाह ने यहाँ अपॉइंट किया सूबेदार को। अब सूबेदार यहाँ दो काम करेगा, बताया अभी, दीवानी और निजामती। यहाँ पर किसान रहते हैं, अब किसानों से रेवेन्यू वसूलना है, तो रेवेन्यू वसूलने के लिए किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट की जाएगी। अर्थात मान लो कि ये वाला जो क्षेत्र है इसको ठेके पर दिया जाएगा, और जो ये ठेके पर दिया जाएगा भू राजस्व वसूलने के लिए, इस व्यवस्था को क्या कहेंगे? इजारेदार। अब जयपुर में रहते हैं मान लो, अब जयपुर में रहते हैं तो जयपुर का ही कोई व्यक्ति जयपुर वालों से अगर भू राजस्व वसूलता है तो आत्मीयता तो रहेगी यार, बोला ठीक है अपना ही आदमी। लेकिन कोई बाहर से आएगा, तो बाहर से आएगा तो वो जो रेवेन्यू वसूल करेगा वो पावर लगाएगा, बोले तेरा मेरा क्या लेना देना भाई, ठीक। तो ऐसी स्थिति में इस मुर्शीद कुली खां के काल में विद्रोह हो गया। पहली चीज, कौन सी व्यवस्था लागू करी? इजारेदार। इस इजारेदारी व्यवस्था के कारण क्या हो गया? विद्रोह हो गया। और इस विद्रोह के कारण इसको, किसानों को एक ऋण देना पड़ा जिसे कहते हैं तकावी। दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ोगे तो दिल्ली सल्तनत में एक शासक होगा जिसका नाम होगा मोहम्मद बिन तुगलक, और एक शासक होगा जिसका नाम होगा फिरोज शाह तुगलक। तो उनके काल में अगर देखोगे तो ऋण दिया जाएगा किसानों को, और ये ऋण दिया जाएगा तकावी। बोले साहब तकावी क्या है? सवाल तो ये तो समझ में आ गया कि भूमि को ठेके पर देने की व्यवस्था। तकावी क्या है? मान लो ये किसान है, खेती करेंगे, खेती करने के लिए अकाल पड़ गया तो इनको ऋण चाहिए। ऋण क्यों ले रहे हैं? खेती करने के लिए। तो बीज, हल, इन सब के लिए जो ऋण दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? तकावी। अब देखो, भूमि बंदोबस्त की कौन सी व्यवस्था लागू करी है? इजारेदारी प्रथा। और किसानों को कौन सा ऋण दिया? माल गुजारी। माल गुजारी का मतलब है भू राजस्व। माल गुजारी वसूलने के लिए कठोर कदम। अब मान लो आप कठोर कदम उठाओगे तो सीधी सी बात है विद्रोह होंगे। और देखो ये विद्रोह हो गए सीताराम के नेतृत्व में, उदय नारायण के नेतृत्व में, गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में, शुजात खां के नेतृत्व में, और नजात खां के नेतृत्व में। तो विद्रोह का कारण क्या है? इजारेदारी, तकावी। लिखिएगा, मुर्शीद कुली खां के द्वारा मुर्शीद कुली खां के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया गया। मुर्शीद कुली खां के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया गया, और किसानों को और किसानों को तकावी, तकावी, तकावी नामक ऋण, तकावी नामक ऋण प्रदान किए गए। छोटा शब्द लिखिएगा, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था। हेडिंग डाल लिया, लिखिए, भूमि को भू राजस्व वसूलने हेतु, भूमि को भू राजस्व वसूलने हेतु ठेके पर, भूमि को भू राजस्व वसूलने हेतु ठेके पर देने की व्यवस्था को इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है।
इजारेदारी व्यवस्था कहा जाता है। इस इजारेदारी व्यवस्था को इस्तमरारी, अंडरलाइन कर लेना, इस इजारेदारी व्यवस्था को इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, तकावी ऋण। तकावी ऋण लिखिएगा। मुर्शीद कुली खां के काल में, मुर्शीद कुली खां के काल में इजारेदारी व्यवस्था का, मुर्शीद कुली खां के काल में इजारेदारी व्यवस्था का विरोध हुआ और मुर्शीद कुली खां के द्वारा मुर्शीद कुली खां के द्वारा कृषकों को तकावी नामक ऋण प्रदान किए गए। ठीक है भाई। अब देखो, अब मुर्शीद कुली कहां चले गए? बंगाल के नवाब बन गए थे। बंगाल के नवाब बन गए तो मुर्शीद कुली खां का एक दामाद था और उस दामाद का नाम था शुजाउद्दीन। ठीक है भाई, बेटा नहीं था, शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। इस शुजाउद्दीन ने क्या किया कि बंगाल का नवाब तो था ही, इसने क्या किया, बिहार पर भी अधिकार कर लिया। तो यहां पर एक जगह है जिसका नाम है बिहार, और बिहार पर अधिकार कर लिया, और बिहार पर अधिकार किया इसने 1733 में। टाइम पीरियड देखो, पहले का 1717 से 1727, इसका टाइम पीरियड 1727 से 1739। अब इसने क्या किया, बिहार पर अधिकार कर लिया। अब राजधानी क्या है? मुर्शिदाबाद। अब ये जो 1733 में इसने बिहार पर अधिकार किया है, तो बिहार में किसी न किसी को अधिकारी बनाएगा। तो अधिकारी बनाया है किसने? अलीवर्दी खां। और अलीवर्दी खां को अधिकारी बनाकर क्या बना दिया गया? नाइब सूबेदार। अब क्या हुआ, इस शुजाउद्दीन के बाद गद्दी पर बैठा सरफराज, और सरफराज के काल में ये जो व्यक्ति था अलीवर्दी खां, ये अपनी शक्तियां बढ़ाने लगा। ठीक है भाई, शक्तियां बढ़ाने लगा है। शुजाउद्दौला तो अवध का नवाब था। ठीक है, यहां क्या नाम है? शुजाउद्दीन। अगर आप बात करें शुजाउद्दौला की, तो ये शुजाउद्दौला अवध का नवाब है। जब अवध पढ़ाऊंगा तब बात करूंगा। यहां क्या है, कौन था शुजाउद्दीन? इसने गद्दी पर बैठने के बाद किस पर अधिकार कर लिया? बिहार पर अधिकार कर। अब बिहार पर अधिकार कर लिया तो वहां पर कोई ना कोई अधिकारी बैठाना है, तो वहां पर अधिकारी बैठाया किसको? अलीवर्दी खां। बोले ठीक है साहब। अब इस शुजाउद्दीन का एक बेटा था जिसका नाम था सरफराज। अब अगला नवाब बना सरफराज। सरफराज के नवाब बनते ही इस अलीवर्दी खां ने कहा कि भाई मैं भी नवाब बन सकता हूं। बोला अच्छा। दोनों के बीच लड़ाई हुई, और दोनों के बीच लड़ाई जो हुई, उस लड़ाई का नाम क्या है? गिरिया। तो गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया? तो गिरिया का युद्ध लड़ा गया है 1700
1940 में किस किस के बीच लड़ा गया है? तो एक तो लड़ा गया है सरफराज खां और एक लड़ा गया है, और इसमें कौन जीता? तो इसमें जीता है अली वर्दी खां, और अली वर्दी खां ने इसको हरा दिया और बंगाल का अगला नवाब बन गया। तो पहला नवाब मुर्शीद कुली खां, दूसरा शुजाउद्दीन, तीसरा सरफराज, और चौथा बन गया कौन? अली वर्दी खां। ठीक है भाई, तो हेडिंग डालो शुजाउद्दीन। शुजाउद्दीन शुजाउद्दीन का टाइम पीरियड लिखिए 1727 से 1739। लिखिएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद, मुर्शीद कुली खां के बाद उसका दामाद, मुर्शीद कुली खां के बाद उसका दामाद शुजाउद्दीन, शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना, बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने शुजाउद्दीन ने 1733 1733 शुजाउद्दीन ने 1733 में बंगाल, शुजाउद्दीन ने 1733 बंगाल नहीं, 1733 में बिहार, 1733 में बिहार पर अधिकार कर लिया, बिहार पर अधिकार कर लिया। और अली वर्दी खां को, और अली वर्दी खां को बिहार का, अली वर्दी खां को बिहार का नाइब सूबेदार, डिप्टी गवर्नर या डिप्टी सीएम मान लो आप, तो नाइब सूबेदार बना दिया। अली वर्दी खां को बिहार का नाइब सूबेदार बना दिया। अब लिखिए सरफराज खां, सरफराज खां। ठीक है, लिखिए शुजाउद्दीन के बाद, शुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां, सरफराज खां बंगाल का नवाब बना, सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। इसके काल में अली वर्दी खां के द्वारा, इसके काल में अली वर्दी खां के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। अली वर्दी खां के द्वारा विद्रोह कर दिया गया। हेडिंग डालना गिरिया का युद्ध। ये छोटा युद्ध है लेकिन याद रखना है, गिरिया का युद्ध ऐसे लिखना। गिरिया का युद्ध, और गिरिया का युद्ध लड़ा गया है 1740 में, और गिरिया का युद्ध लड़ा गया है, एक तरफ तो लिखेंगे सरफराज खां, और दूसरी तरफ कौन है? अली वर्दी खां। इसमें
एक युद्ध लड़ा जाएगा मनिहारी का 1756 में। तो युद्ध दे सकता है आपको, क्रम से लगाओ। तो ग्रिया का युद्ध कब लड़ा गया? 1740 में। लिखिए साहब। अब देखो, अब गद्दी पर बैठा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां का टाइम पीरियड देखो, 1740 से 1756। अब जब ये अलीवर्दी खां शासक बना, अब अलीवर्दी खां कौन था? बंगाल का नवाब तो था ही नहीं ना, अधिकारी था। नवाब तो कोई और था। नवाब कैसे बना? युद्ध करके बना। और कौन से युद्ध में जीता? गिरिया। अब युद्ध में जीता है, नवाब कोई और था, और नवाब को अपॉइंट करता है कौन? मुगल सम्राट। तो जब ये गद्दी पर बैठा, तो गद्दी पर बैठने के बाद इसको अपने नवाब बनने के लिए एक प्रकार से आदेश पत्र लेना है। और आदेश पत्र कौन देगा? मुगल सम्राट। इसने क्या किया? मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए दे दिए। बोले लो साहब। अब 2 करोड़ रुपए आ गए, तो बोले ठीक है, अगले नवाब आप ही। ये अलीवर्दी खां जब गद्दी पर बैठा था, तब मराठे अपनी शक्ति में थे, पावर में थे साहब। मराठों का एक सरदार था, या ये कहें सरदार की बजाय पेशवा। पेशवा का नाम था बाजीराव। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार। बाजीराव ने लगभग लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया। अब 1720 से लेकर 1740 तक बाजीराव का टाइम पीरियड था। मराठे पावर में थे। अब मराठे लगातार अटैक करते थे। तो सबसे पहले तो इसने 2 CR दिए। 2 CR किसको दिए भाई? मुगल बादशाह। अब जब आप किसी को 2 करोड़ रुपए दे रहे हो, तो आसपास के लोग आपको देखेंगे तो सही, यार पैसे वाला आदमी 2 करोड़ रुपए दे रहा। तो देखा किसने? मराठों ने। और मराठों का एक नेता था जिसका नाम था रघुजी। रघुजी ने 1751 में अटैक कर दिया, यहां से सीधे ही अटैक किया। अब ये जो मराठे थे ना, ये मराठे ये कहते थे कि भाई हमको तो ये चाहिए, चौथ। बोले चौथ क्या होता है? मराठे यदि अपने आसपास के क्षेत्रों पर अटैक करते थे, तो उनसे अटैक न करने के एवज में एक राशि वसूलते थे, जिसे कहते थे चौथ। बोले चौथ क्या होता था? मान लो जहां अटैक कर रहे हैं, वहां जो भी राज्य है उसकी इनकम का 25%। भाई इनकम कैसे आएगी? 2 प्रकार के अधिकार, एक निजामती और एक दीवानी। दीवानी अधिकार भू राजस्व। अब भू राजस्व किसी का 1 करोड़ आ गया, किसी का 2 करोड़ आ गया। अब 2 करोड़ रुपए जिसकी रेवेन्यू आ रही है, तो उससे मराठे कितना परसेंट लेंगे? 25%। तो 2 करोड़ का 25%, 50 लाख। अब मराठे ये कह रहे हैं कि तुम हमको, यानी अलीवर्दी खां को कह रहे हैं कि तुम हमको चौथ दो। अलीवर्दी खान नया नया नवाब बना, रिश्वत देके नवाब बना, हरा कर नवाब बना। ऐसी स्थिति में अलीवर्दी खान ने क्या किया? इन मराठों के साथ संधि कर ली। कौन था मराठा? रघु जी। और संधि करने के बाद कहा भाई ठीक है यार, नया नया बनाऊं, उड़ीसा ले लो। उड़ीसा के साथ साथ कितने पैसे दिए? 12 लाख। देखो मराठे पावर में आ रहे हैं इस समय। 12 लाख रुपए की राशि, ये लिखा हुआ। बंगाल का सबसे योग्य नवाब अगर आपको पूछे, तो आप बताना बंगाल का सबसे योग्य नवाब कौन था? अलीवर्दी खां। लिखिए, अलीवर्दी खां, हेडिंग डालना है। 1740 से 1756। लिखिए, अलीवर्दी खां बंगाल का, अलीवर्दी खां बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। अलीवर्दी खां बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। इसने इसने 2 करोड़ रुपए, इसने 2 करोड़ रुपए की
रिश्वत देकर इसने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नवाब के पद को स्थायी बनाया था। नवाब के पद को स्थायी बनाया था। एक छोटा सा हेडिंग डाल लीजिए, मराठों से संघर्ष। मराठों से संघर्ष डैश लगा के लिखिए। मराठा सरदार रघुजी, मराठा सरदार रघुजी के द्वारा 1751 में 1751 में अलीवर्दी खां के साथ 1751 में अलीवर्दी खां के साथ संधि कर ली गई। अलीवर्दी खां के साथ संधि कर ली गई। इस संधि के तहत इस संधि के तहत मराठों को इस संधि के तहत मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र व 12 लाख रुपए की राशि उड़ीसा का क्षेत्र व 12 लाख रुपए की राशि चौथ 12 लाख रुपए की राशि चौथ के रूप में प्रदान की गई। अब देखो भाई आगे क्या हुआ। अब ये अलीवर्दी खां सबसे योग्य नवाब। अलीवर्दी खां कहता था कि अंग्रेज जो है ना, अंग्रेज मधुमक्खियों के समान है। अगर आपने इनको छेड़ा तो ये आपको डंक मारेंगे, और यदि आपने इनको नहीं छेड़ा तो ये आपको शहद देंगे। लिखा हुआ है, तुलना मधुमक्खियों से की, कहा अगर नहीं छेड़ा तो शहद देंगे और छेड़ेंगे तो डंक मारेंगे। ठीक है भाई। अब इस अलीवर्दी खां के कोई बेटा नहीं, 3 बेटियां थी। एक बेटी ढाका में गई, एक बेटी पूर्णिया के, और एक बेटी जो थी ये शादी हुई पटना। ये जो पूर्णिया है, इस पूर्णिया में जहां अलीवर्दी खां की बेटी की शादी हुई थी, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शौकत जंग। देखना, अलीवर्दी खां की बेटी का बेटा, तो शौकत जंग और अलीवर्दी खां क्या लगे, नाना। ठीक है साहब। फिर इधर पटना के शासक को शादी करी तीसरी बेटी, और इस पटना के शासक से जो बेटा हुआ उसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अलीवर्दी खां की कोई बेटा ही नहीं था, 3 बेटियां थी, और तीनों बेटियों के पति इसी के काल में मर गए। अब मर गए तो एक बेटी का नाम जो था, वो नाम था, जो जीवित थी उसका नाम था घसीटी बेगम, और एक बेटी के बेटे का नाम था शौकत जंग। तो शौकत जंग और ये घसीटी बेगम एक हो गए, और ये षड्यंत्र करेंगे किसके खिलाफ। बोले क्यों कर रहे हैं साहब षड्यंत्र? तो अलीवर्दी खान ने अपने पटना वाली बेटी के बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लिखो, अलीवर्दी खां
कि 3 बेटियां थी। तीन बेटियां थी। नंबर 1, प्रथम पुत्री का विवाह प्रथम पुत्री का विवाह ढाका के नवाब के साथ। ढाका के नवाब के साथ। नंबर 2, द्वितीय पुत्री का विवाह द्वितीय पुत्री का विवाह पूर्णिया के नवाब के साथ। पूर्णिया के नवाब के साथ। जहां पूर्णिया का नवाब लिखा है वहां ऐसे एरो बना लीजिए और ऐसे एरो बना के लिख लीजिए शौकत जंग पुत्र। शौकत जंग। तो बताओ, शौकत जंग और सिराजुद्दौला आपस में क्या लगे भाई? भाई लगे। हाँ। नंबर 3, पटना। हम्म। और पटना के आगे ऐसे एरो बना के लिख लेंगे सिराजुद्दौला। अब देखो, अब हेडिंग डाल लो सिराजुद्दौला। देखो, अब अगला नवाब, पहला नवाब तो हो गया मुर्शीद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज, अलीवर्दी। अलीवर्दी खान का कोई बेटा ही नहीं था, 3 बेटियां थी। तीनों के हस्बैंड इसके सामने ही मर गए। अब एक बेटी का बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला और एक बेटी का बेटा नाम था जिसका नाम था शौकत जंग। तो सिंपल सी बात है यार, सारा पावर इसके पास हुआ तो 2 लोग तो विरोध करेंगे। तो 2 लोग ने विरोध किया सिराजुद्दौला का। एक का नाम था पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और एक इसके अलावा जब ये सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो इसका एक दुश्मन था जिसका नाम था मीर जाफर, जो अगला नवाब बनेगा। इसके अलावा अगर देखें तो इसका एक दुश्मन जो था वो था सेठ अमीचंद। देखो दुश्मनों की लाइन लग रही है। पहला दुश्मन तो कजन, आंटी, आंटी मतलब मौसी। फिर मीर जाफर, मीर जाफर को क्या बनाया? सेनापति। सेठ, जगत सेठ कौन था? अमीचंद। और एक इस सिराजुद्दौला के काल में दीवान था और इस दीवान का नाम था राजवल्लभ। और ये राजवल्लभ जो था ये बेटा था, इसका बेटा था जिसका नाम था कृष्ण वल्लभ। और ये कृष्ण वल्लभ जो था अंग्रेजों के शरण में था। अब देखो आप गौर से, जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा तो दुश्मनों की लाइन लग रही है। मीर जाफर, अमीचंद, दीवान, पूर्णिया का नवाब शौकत जंग और अब सबसे पहले पूर्णिया के नवाब शौकत जंग। ये देखो, और शौकत जंग को हराया किस युद्ध में? मनीहारी के। एक मैंने आपको युद्ध बताया है गिरिया का युद्ध और एक बता रहा हूं आपको मनीहारी का। गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया? 1740 में। और मनीहारी का युद्ध, हेडिंग डाल लिया सिराजुद्दौला और ऐसे लिखिए सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड लिखेंगे 1756 से 1757। फिर लिखेंगे विरोधी, विरोधियों में नाम लिखेंगे पहला पूर्णिया का नवाब, शौकत जंग, मौसी, मौसी का नाम था घसीटी बेगम, फिर लिखेंगे मीर जाफर, सेनापति, फिर लिखेंगे दीवान राजवल्लभ, राजवल्लभ का पुत्र कृष्ण वल्लभ, और फिर एक लिखेंगे जगत सेठ। हम्म, अमीचंद जगत सेठ व्यापारी, मुकेश अंबानी। तो व्यापारी के बिना तो सरकार कहां से चलेगी, पैसा तो सरकार व्यापारियों से लेती है। नहीं नहीं, जगत सेठ यानी व्यापार वाणिज्य से संबंधित टॉप अधिकारी, फाइनेंसर। ठीक है। अब सबसे पहला दुश्मन, ये दोनों दुश्मन है, देखते जाओ। अब सबसे पहले दुश्मन को हराया है किस युद्ध में, तो इन दोनों, इसको हराया है एक प्रकार से अगर देखें तो कौन सा युद्ध है, मनिहारी का युद्ध। हेडिंग डाल लीजिए मनिहारी का युद्ध। युद्ध कैसे होता है, तो युद्ध जिस स्थान पर हो रहा है ना उसी के नाम पर है। जैसे प्लासी का युद्ध, प्लासी जगह का नाम, तो लिखिए मनिहारी का युद्ध। और मनिहारी का युद्ध जो है ये हुआ है 1756। और इसमें एक तरफ तो सिराजुद्दौला और दूसरी तरफ कौन होगा, शौकत जंग। मौसी तो युद्ध देखते ही शांत हो जाएगी, बोले हाँ ज्यादा तनाव नहीं लेना। ये हिडन है, जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है भाई। अब क्या हुआ, अब देखो। नवाब बना है सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला का टाइम पीरियड है ये 1756 से। अब गौर से देखो, इस सिराजुद्दौला के काल में बंगाल में अंग्रेज भी थे और बंगाल में फ्रांसीसी भी थे, दोनों की बस्ती। 1756 में, याद रखना, 1756 में एक युद्ध शुरू हुआ जिसे कहते हैं सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ? 1756 से लेकर 1763। कहां हुआ? यूरोप में हुआ। किस किस के बीच हुआ? तो एक तरफ तो थे इंग्लैंड और एक तरफ थे फ्रांसीसी। हाँ, तो एक तरफ इंग्लैंड और एक तरफ। क्यों हुआ भाई? यूरोप में युद्ध हो रहा है और प्रभाव कहां पड़ रहा है? इंडिया में। तो पूछ रहे हैं कि युद्ध क्यों हुआ? तो युद्ध ये, इन दोनों के बीच युद्ध क्यों हुआ? इन दोनों के बीच युद्ध जो हुआ है वो हुआ है कनाडा पर अधिकार करने के लिए। भाई ये भी चाहता था कनाडा पर अधिकार कर लें और ये भी चाहता था। बोले क्यों? रॉ मटेरियल चाहिए, उपनिवेश है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, कच्चा माल चाहिए। अब जब यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ तो सिराजुद्दौला के काल में बंगाल में भी यूरोप और फ्रांसीसी बस्तियां थी, तो ये दोनों लड़ मरे। यहां पर नवाब ने कहा भाई तुम किराएदार हो कि मकान मालिक? इन्होंने कहा किराएदार। तो किराएदार का काम है ना किराए पर रहना है, युद्ध करना नहीं है। मान लो कोई किराए पे कमरा लेता है जयपुर में और किराए पर कमरा लेकर लड़ने लग जाता तो मकान मालिक अगले दिन खाली करा देगा। एक। दूसरा, अगर मान लो जहां आप किराए पर रहते हैं वहां पर आप बिल्डिंग बना दें तो भी खाली करा देगा। ठीक। तो सिराजुद्दौला ने इन दोनों को कहा भाई तुम किराएदार हो, चुपचाप यहां से निकलो। और नहीं निकलते तो ये है ना, इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस ने जब युद्ध शुरू हुआ तो ये दोनों जो थे ये भारत में अपनी अपनी जगह की किलेबंदी करने लग गए। किलेबंदी मतलब सैनिक व्यवस्था लगा दी। तो सिराजुद्दौला ने कहा इनको भाई किराएदार हो, फालतू बात नहीं। ये मान गए फ्रांसीसी, लेकिन अंग्रेज नहीं माने। और जब अंग्रेज नहीं माने तो नवाब ने क्या किया, कलकत्ता पर ही अटैक कर दिया। कब किया? 4 जून 1776 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। कासिम बाजार जो ये था, ये किसके कंट्रोल में था? ईस्ट इंडिया। और आगे चलकर 20 जून को अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। तो दो डेट याद रखनी है, 4 जून और 20 जून। तो सबसे पहले मनिहारी का युद्ध लिख लिया, विजयी हो गया, लिखिएगा। लिखिए, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। लिखिए, 1756 से 1763 के मध्य, 1756 से 1763 के मध्य इंग्लैंड व फ्रांस के बीच, 1756 से 1763 के मध्य इंग्लैंड व फ्रांस के बीच कनाडा पर अधिकार करने हेतु, कनाडा पर अधिकार करने हेतु सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया। कनाडा पर अधिकार करने हेतु सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया जिसका प्रभाव
जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा, जिसका प्रभाव भारत पर पड़ा, भारत ने, भारत में अंग्रेज व फ्रांसीसी बस, भारत में अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने, भारत में अंग्रेज व फ्रांसीसियों ने अपने क्षेत्र की, अपने क्षेत्र की किलेबंदी कराना, अपने क्षेत्र की किलेबंदी कराना शुरू कर दिया। नवाब के मना करने पर, नवाब के मना करने पर फ्रांसीसियों ने, नवाब के मना करने पर फ्रांसीसियों ने किलेबंदी, किलेबंदी रोक दी। परंतु, परंतु अंग्रेजों के द्वारा, परंतु अंग्रेजों के द्वारा किलेबंदी, अंग्रेजों के द्वारा किलेबंदी जारी रखी गई। अतः, अतः नवाब व अंग्रेजों के मध्य, अतः नवाब व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की, शुरुआत हुई। अतः नवाब व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। हेडिंग डाल लीजिए, कलकत्ता पर आक्रमण, कलकत्ता पर आक्रमण। ठीक है, 5 बज गए भाई।